subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the hemostasis और द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, किस तरीके से होते हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। सो एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द HAP और पैथोफिजियोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो ब्लड कोगुलेशन, तो ब्लड कोगुलेशन एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें आपका जो ब्लड क्लॉट होता है, हमारे जो वेसल्स में इंजरी के कारण जो ब्लड वेसल्स से जो आपका ब्लड लीक होता है उसमें क्लॉट होके आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। तो बेसिक टर्म से आपका हीमोस्टेसिस, तो हीमो मतलब होता है ब्लड और आपका जो स्टेसिस मतलब होता है अरेस्टिंग, मीन्स दिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अरेस्ट द ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड ब्लड वेसल्स थ्रू द ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म के थ्रू आपका ब्लड का जो ब्लीडिंग है, ठीक है, उसको रोकना एक तरीके से हीमोस्टेसिस ही है। एंड देयर आर द थ्री मेन स्टेजेस फॉर द ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। फर्स्ट इज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंड इज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड थर्ड इज द कोगुलेशन। तो ये तीन बेसिक स्टेप में, तीन बेसिक स्टेजेस में आपका ब्लड कोगुलेशन होता है। तो फर्स्ट इज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता क्यों है, मतलब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, सिकुड़ना उस एरिया पे जहाँ पे इंजर्डी हुई है। सपोज आपको इंजरी हुई, आपका ब्लड बहने लगा, तो अगर उस एरिया पे ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब आपका ब्लड जो है हाईली अमाउंट पे फ्लो होते रहेगा, बाहर निकलते रहेगा, उससे आपको ब्लड लॉस हो जाता है। तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम ये कहता है कि हमको किसी भी तरीके से ब्लड के फ्लो को, ब्लड के आउटफ्लो को रोकना है, कम करना है। इसीलिए आपके बॉडी के अंदर में, आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर में जहाँ पे इंजरी हुई है उस एरिया पे ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिससे आपका जो ब्लड का फ्लो है वहाँ उस एरिया पे कम हो जाए और ब्लीडिंग कम से कम हो सके। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब भी आपकी इंजरी होती है तब आपका जो प्लेटलेट्स है वो आपके कांटेक्ट में आते हैं उस इंजर्ड साइड पे और उसमें वो चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद, अडेर होने के बाद वो केमिकल रिलीज करते हैं, जो केमिकल होते हैं सीरोटोनिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, दोनों एक ही है। ये एक तरीके से पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि उस एरिया के वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। इसके अलावा जो ब्लड डैमेज होने के बाद, ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद वो खुद से आपके थ्रोम्बोक्सिन रिलीज करता है। जो थ्रोम्बोक्सिन केमिकल है, थ्रोम्बोक्सिन आपके वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है और प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ताकि जो प्लेटलेट है वो आके एग्रीगेट हो सकें और उस एरिया को जहाँ पे इंजरी हुई है, पंचर्ड हुई है, उसको ब्लॉक कर सके। मीन्स प्लेटलेट्स adhere to the damaged vessels and release the serotonin, that is a chemical that constrict the blood vessels to reduce or stop the blood flow at the damaged area, and other chemicals like thromboxane released by the damaged vessels itself for the vasoconstriction and the platelet aggregation। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब यहाँ पे प्लेटलेट जो है पहले आके चिपक गए, रिलीज से कोशिश हो गए, अब ब्लड प्लेटलेट जो है एक क्लॉक बनाएंगे, एक प्राइमरी रूप से उसको क्लॉक कर देंगे, चोक कर देंगे ताकि ब्लड फ्लो ना हो सके। सो बेसिकली द एडहेरेंट प्लेटलेट्स क्लम्प टू ईच अदर and release the other substance including the adenosine diphosphate, which attract more platelets to site, are released by the damaged vessels itself by the positive feedback mechanism। तो ये जो प्लेटलेट्स चिपकने के बाद ये केमिकल्स करते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट्स, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब जो प्लेटलेट्स हैं और प्लेटलेट्स आएंगे वहाँ पे और एक तरीके से चेन रिएक्शंस के थ्रू आपका जो प्लेटलेट है वो प्लग फॉर्म करेगा उस डैमेज्ड एरिया पे। देन ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग मीन्स दिस इज द प्लेटलेट्स एंड डैमेज्ड टिश्यूज सेल्स रिलीज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स which initiate a cascade of enzymatic reactions through the various clotting factors and finally form a clot over the damaged vessels। तो प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू जो हैं आपके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स रिलीज करते हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनका जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, चेन रिएक्शंस हैं, उसके थ्रू आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनेगा, जो फाइब्रिन का जाल बनेगा वही आपका ब्लड क्लॉट है। कैसे होगा हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली आपके पहला है आपका फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर इज द फाइब्रिनोजन, सेकेंड इज द प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड इज द
टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ इज द कैल्शियम। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपका कैल्शियम आयन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर से नंबर, तो 4 नंबर का है ये, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन सेकेंड का है, थ्रोम्बिन फर्स्ट है। 5 है आपका लाइबल फैक्टर्स या प्रो एस्लरिन और एसी ग्लोबुलिन। 7 है आपका स्टेबल फैक्टर्स एंड प्रो कन्वर्टिन। यहाँ पे याद रखिए 6 नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। देन 8 है आपका एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका जो 8 है वो आपके हीमोफिलिया A से संबंध है, मतलब जब भी आपकी बॉडी के अंदर में क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स की कमी होगी तब आपको हीमोफिलिया A होगा, ठीक है। हीमोफिलिया की बहुत सारे टाइप्स हैं। हीमोफिलिया एक तरह से डिसीज है, ब्लड कोगुलेटिव डिसीज है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTA और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। तो इसका केस जो है हीमोफिलिया B से है, मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर 9 अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो आपको हीमोफिलिया B होगा। एंड नेक्स्ट इज द 10th इज द स्टुअर्ड पावर फैक्टर। एंड नेक्स्ट इज द 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेंट PTA और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। तो 11 की कमी से आपको हीमोफिलिया C होगा। 8 से हीमोफिलिया A, 9 से हीमोफिलिया B और 11 से हीमोफिलिया C। देन 12 इज द हेगमैन फैक्टर एंड 13 इज द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। तो ये आपके 12 फैक्टर्स होते हैं, इसमें 6 नहीं होता, छठवां वाला नहीं होता, ठीक है। एंड देयर इज नो फैक्टर 6 विटामिन K की बात करें जो कि क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन K इज इसेंशियल विटामिन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैक्टर्स 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10 के विटामिन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसके सिंथेसिस के लिए विटामिन K की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को लेकर। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोगुलेशन, जिसमें 2 पाथवे हैं, इंट्रिंसिक है, सेकेंड एक्सट्रिंसिक है और एक कॉमन है जो दोनों में इन्वॉल्व होता है। तो बात करें इंट्रिंसिक की, मीन्स आपके जब इंटरनल ब्लीडिंग हो, जब इंटरनली इंजरी हो, तब आपके जो प्लेटलेट है कॉन्टैक्ट में आते हैं आपके उस सरफेस पे, उस डैमेजिंग वेसल्स सरफेस पे, और ये फिर सीरीज ऑफ जो एक्टिवेशन करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के थ्रू, उसमें से आपका जो 12th नंबर का है वो एक्टिवेट होगा और ये आपका एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। ये आपका इनएक्टिव है, ये आपका एक्टिवेटेड है, जहाँ पे ए लिखा है वो एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो ये फिर आपके 11th को एक्टिवेट करते हैं, 11th फिर आपके 9th को एक्टिवेट करेंगे, ये 9th फिर आपके 10th को एक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 8 फास्फोलाइपेज एंड कैल्शियम आयन, ठीक है, प्लेटलेट मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स, ठीक है, PL। तो इसके थ्रू ये आपके 10th को एक्टिवेट करेंगे। सिमिलरली आप जो एक्सटेंसिव फैक्टर है जहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, टिश्यू डैमेज होने के कारण भी आपका जो फैक्टर नंबर 7 है, टिश्यू फैक्टर है, ठीक है, वो आपका एक्टिवेट होगा, वो आपके 10th को एक्टिवेट करेंगे। अब ये 10th एक्टिवेट होने के बाद ये फैक्टर नंबर 5 प्लेटलेट मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स और फास्फोलाइपेज जिसको बोल सकते हैं, कैल्शियम के साथ मिलके जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे आपके थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो आपके फर्दर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो फाइब्रिन है वो आपके सोलबल फाइब्रिन है, अभी इनसोलबल नहीं हुआ है, ये सोलबल है इसलिए ये सोलबल नेचर का होता है, ठीक है, लिक्विड नेचर का होता है एक तरीके से। ये थ्रोम्बिन फर्दर आपके जो 13 फैक्टर्स हैं उसको भी ये एक्टिवेट करते हैं, बनाते हैं 13A। तो ये फिर आपके जो फाइब्रिन है जो कि सोलबल नेचर का है वो फिर आपके 13A के प्रेजेंस में आपका बनता है स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट जो कि इनसोलबल नेचर का होता है, यही आपका है ब्लड क्लॉट। अब तो ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन उस ब्लड क्लॉट को तो भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, वेसल्स तो भी तभी तो रिपेयर होगा। जैसे कि आप कहीं भी आपके घाव होता है, देखते होंगे कि क्लॉट हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो क्लॉट बाहर निकल जाता है, टिश्यू नया बन जाता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती होंगी, तो उसके लिए होता है आपका 4th स्टेज है आपका फाइब्रिनोलिसिस, नॉट फाइबिनो, ये आपका फाइब्रिनोलिसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड क्लॉट एंड द प्लाज्मिनोजन ट्रैप्ड विथिन द क्लॉट्स एज इट्स फॉर्म एंड इस कन्वर्ट्स इनटू द प्लाज्मिन एंजाइम। तो ये प्लाज्मिन एंजाइम ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके जो फाइब्रिन है, इनसोलबल फाइब्रिन है, ब्लड क्लॉट है, उसको डिजोल्व करने के लिए, फाइब्रिनोलाइसिस करने के लिए। एंड प्लाज्मिन ब्रेक्स डाउन द फाइब्रिन टू सोलबल प्रोडक्ट दैट आर ट्रीटेड एज ए वेस्ट मटेरियल एंड रिमूव्ड बाय द फेगोसाइटोसिस।
तो ये इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। एंड एज द क्लॉट इज रिमूव्ड द हीलिंग प्रोसेस इज रीस्टोर्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स वॉल, तो वापस नया वेसल्स बन जाते हैं इस तरीके से। So these are the basic things about the blood clotting mechanism. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.